नमस्कार। बीएससी पार्ट 2 के फिज़िकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाक, राजकीय महाविद्यालय अजमेर आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने हीट एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी परिभाषा, उसकी परिधारणा, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया था। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा के एक निश्चित मात्रा से संबद्ध होता है। ऊर्जा की यह मात्रा उसके ताप, दाब, आयतन और उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। कि ये जो डेफिनेट क्वांटिटी होती है एनर्जी की, जो सभी सब्सटेंसेस के पास में रहती है, ये जो एनर्जी है उसकी जो क्वांटिटी है, उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर, उसके वॉल्यूम और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करती है। और इस एनर्जी को हम उस सब्सटेंस की या उस पदार्थ की इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। जनरली किसी भी पदार्थ के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा के सही मान को ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी पदार्थ के रासायनिक प्रकृति में अणुओं द्वारा स्थानांतरण, घूर्णन, कंपन, अलग अलग परमाणुओं की प्रकृति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्यवस्था, नाभिक द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा आदि ऐसे कई इनडिटर्मिनेट फैक्टर हैं जिनका हम किसी भी तरह से हम इसका परिणाम को हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किस तरह से वो उसका ट्रांसफ़र एनर्जी क्या है, ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है, रोटेशनल एनर्जी क्या है, वाइब्रेशनल क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से और कई चीज़ें हैं जिससे जो बहुत इनडिटर्मिनेट तरीके से काम करती है और उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। अतः हम किसी भी सब्सटेंस की ऊर्जा का एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है, जो निरपेक्ष मान होता है, उसको ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से हम आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं, वो परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि किसी भी पदार्थ अथवा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान निश्चित होता है और वह उसकी अवस्था में क्या क्या आ रहा है, उसकी रासायनिक प्रकृति, उसका संघटन, उसका ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करता है। और इस बात पर नहीं कि तंत्र तथा पदार्थ में यह अवस्था किस प्रकार से प्राप्त की गई है, या कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। तो ये एनर्जी किस पाथ के थ्रू ऑब्टेन की गई है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, परंतु जैसे स्टेट फंक्शन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगा। तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है हमने जिस तरह से डिफाइन करी है वो ये कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की डेफिनेट वैल्यू होती है और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, उसके स्टेट पर डिपेंड करती है। और स्टेट मीन्स, क्योंकि हम यहाँ पे एक नॉर्मली गैसेस स्टेट की बात करते हैं, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसका केमिकल नेचर, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। एंड इंटरनल एनर्जी इज़ बेसिकली अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी को और थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं, इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली, ऊष्मागतिकी में ऊर्जा शब्द का उपयोग आंतरिक ऊर्जा के रूप में ही किया जाता है, जिसे E अथवा U के द्वारा दर्शाया गया है। इंटरनल एनर्जी को हम E से या U से दर्शा सकते हैं। और पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि तंत्र के किसी भी परिवर्तन के लिए ऊर्जा में वृद्धि तंत्र की केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है, उसके पथ पर नहीं जिसके द्वारा एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। इन अदर वर्ड अगर हम कहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि सिस्टम में अगर कोई भी चेंज होता है, तो एनर्जी में अगर कोई चेंज होता है
तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अर्थात जो एनर्जी है, इट विल चेंज इन एनर्जी विल डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम और इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। तो ये इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं, अतः यह अवस्था एक अवस्था फलन है। एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। और हम ये देखते हैं कि ऊष्मा व कार्य दोनों ही पथ फलन है और परिवर्तन पथ पर निर्भर करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है वो एक स्टेट फंक्शन है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द पार्ट टेकन बट डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अर्थात तंत्र की ऊर्जा का मान उस तंत्र में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स मात्रात्मक मतलब डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। नाउ फॉर एग्जांपल, किसी भी तंत्र ए में यदि पदार्थ के 10 मोल हैं, इफ देयर आर ओनली 10 मोल्स इन अ सिस्टम, तो ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में कीपिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आइडेंटिकल, किसी भी अन्य तंत्र में बी में उस पदार्थ के 5 मोल हों तो ए की जो ऊर्जा का मान है बी की ऊर्जा से दोगुना होगा। ए में 10 मोल्स हैं, बी में 5 मोल्स हैं। कि अगर हम बाकी सारी कंडीशन आइडेंटिकल रखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उस केस में ये माना जाएगा कि क्योंकि ए में डबल क्वांटिटी है इसलिए उसकी एनर्जी की वैल्यू भी डबल होगी सिस्टम बी से। पर एक बात और है, यदि इस एनर्जी को हम पर मोल कर देते हैं तो दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ए और बी दोनों के लिए ही एनर्जी पर मोल की वैल्यू सेम रह जाएगी। तो पहला पॉइंट था हमारा कि ये एक स्टेट फंक्शन है। दूसरा पॉइंट था ये एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि समस्त रूपांतरणों में ऊर्जा का संरक्षण होता है। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक शाश्वत गति वाली मशीन उसको कहेंगे जिसमें ऊर्जा को खर्च किए बिना कार्य को प्राप्त किया जा सके। प्रथम नियम के अनुसार इस प्रकार की मशीन को बनाना संभव नहीं है, इसलिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया, परंतु इसमें कोई भी सफल भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है इसके लिए कि एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, क्योंकि एक परपेचुअल मोशन वाली जो मशीन है हम उसमें कहेंगे कि हम एनर्जी को स्पेंड किए बिना वर्क ऑब्टेन कर सकें, परंतु ऐसी मशीन को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि हम एनर्जी कैन बी ओनली बी कंजर्व्ड, इट कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी के जो 3 पॉइंट्स हमारे पास में आते हैं वो है, पहला है कि ये स्टेट फंक्शन है, दूसरा है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और तीसरा ये है कि एनर्जी हर टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ होल्ड करता है। तो ये थे 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी जो आपके पूरे चैप्टर के थ्रू आउट आपको इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, तभी इसको इंटरनल एनर्जी को हम आगे कंसिडरेशन में लेंगे। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि स्थिर आयतन पर ऊर्जा में परिवर्तन। इसके लिए हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी भी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, किसी भी सिस्टम की हम बात करते हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि एनर्जी या हम किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वी हैव वेरियस पैरामीटर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास में। तो वो जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास में उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम एनर्जी के केस में हम ये कहते हैं, एक सिस्टम को हम लेते हैं जिसमें इसकी ऊर्जा, उसके ताप और उसके आयतन का फलन है। द एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यदि तंत्र के ताप में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dt व आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dv किया जाए तो तंत्र की ऊर्जा में हुआ परिवर्तन इस समीकरण के द्वारा दिया जा सकता है। ये हम जानते हैं कि
ई जो को जब हम टी और वी के फंक्शन के तौर पे लेते हैं तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जहाँ पे डी ई विल बी इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। पहले पद में हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, दूसरे पद में हम टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। तो एक बार में एक को कांस्टेंट मानते हुए दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन को हम अध्ययन करते हैं। तो डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी। दूसरे में टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है एंड वी आर स्टडिंग द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। तो यहाँ पे जो आंशिक व्यंजन जो पार्शियल जो हमारे पास में डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन आया है डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर में चेंज के साथ साथ एनर्जी में किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा में परिवर्तन की दर है। और डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आयतन के साथ में ऊर्जा के परिवर्तन की दर है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास में ये हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, उस सिग्निफिकेंस के आधार पर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एनर्जी जो है वो सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इसलिए ये जो इक्वेशन है इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास में। तो उसी के हिसाब से यदि हम ये ज्ञात कर लें, इस इक्वेशन को अगर हम डेल्टा डी ई को जो है डी ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आधार पे, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि डी ई या डी यू, कोई भी आप नाम दे लें इंटरनल एनर्जी को, डी यू विल बी इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो डी ई था हमारे पास में उसका हमने रिप्रेजेंट कर दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आधार पर डेल क्यू और डेल डब्ल्यू के टर्म्स में। तो यही इक्वेशन हमारे पास में हमने रिपीट कर लिया है। इसी के आधार पर डेल डब्ल्यू जो है उसको हम ऑपरेटिंग प्रेशर अगर हमारे पास में पी ओ पी है इनटू डी वी के फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास वर्क डन के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी ऑपरेटिंग इनटू डी वी, अर्थात किया गया प्रमुख कार्य गैस के आयतन के सापेक्ष में आयतन परिवर्तन है। अब ये माना कि हमने तंत्र का आयतन स्थिर रखते हैं, वी आर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, अतः डी का मान 0 हो गया। वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रखते हैं इट मीन देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, तो डी का मान 0 होगा। उस स्थिति में जो हमारे पास में समीकरण जो था पहला, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से जो था वो रह जाएगा हमारे पास डी ई विल बी इक्वल टू डेल क्यू वी। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, ये डी वी वाला जो पद है वो हमारे पास में 0 हो गया, ये वाला पद भी हमारे पास में 0 हो गया, डी वी 0 हो गया। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, हमारे पास में बचता है सिर्फ डेल क्यू वी विल बी इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी। इसको हम अगर चेंज करते हैं तो इसको रीअरेंज अगर हम करेंगे तो डेल क्यू वी बाय डी टी विल बी इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। साथ में डी टी की जो वृद्धि है इसके लिए स्थिर आयतन पर कोई भी तंत्र किसी भी ऊष्मा अपने परिपार्श्विक से ग्रहण करता है, यह उसके स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता अर्थात हीट कैपेसिटी की परिभाषा है। अतः समीकरण 6 जो हमारे पास में यहाँ पर है इसको निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है, सी वी विल बी इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि सी वी क्या है, डेल क्यू वी बाय डी टी, दैट इज तापमान में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी हीट कंटेंट में जो परिवर्तन है, इट इज़ नथिंग बट स्पेसिफिक हीट, जिसको हम सी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के जो लेक्चर है वो हम इतना ही छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में हम एंथैल्पी के अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।